हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण। ये जो टॉपिक है या ये यूनिट है, इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये यूनिट है क्या कि इसके अंतर्गत किन किन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो ये यूनिट है इसमें तत्वों के निष्कर्षण अर्थात जो तत्व है, जो धातु है, अधातु है, उनका निष्कर्षण या उनकी प्राप्ति किस प्रकार से की जाएगी और किस प्रकार से करते हैं, तो उनके प्राप्त करने के जो सिद्धांत क्या है अर्थात उनकी प्रक्रिया क्या है, उनका अध्ययन हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये क्या होता है अपना पृथ्वी, और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, इस ऊपरी सतह को कहा जाता है भूप्रपटी। ये तो क्या है भूप्रपटी। अब इस भूप्रपटी की बात करें तो भूप्रपटी में जो तत्व है ये धात्विक अवस्था में भी, अधात्विक अवस्था में भी और उपधात्विक अवस्था में भी पाए जाते हैं। अर्थात तो वो धातु रूप में भी पाए जाएंगे, अधातु रूप में भी और उपधातु रूप में भी पाए जाते हैं। लेकिन इस भूप्रपटी में देखें तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है, अगर धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम ये भूप्रपटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। अगर अधातु की बात करें तो अधातु है ऑक्सीजन, और यदि उपधातु की बात करें तो उपधातु होती है सिलिकॉन। अर्थात भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम, उपधातु ऑक्सीजन एवं उपधातु सिलिकॉन एवं अधातु ऑक्सीजन होती है। तो ये तो हो गई कि कौन सी धातु भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं कि खनिज अयस्क और अधात्री है, ये होता क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं अपने खनिज। अब ये जो खनिज है ये क्या है, तो खनिज क्या होता है कि खनिज है, इसी में क्या होता है अयस्क और अधात्री, क्या होता है अयस्क एवं अधात्री। तो खनिज है यानी प्रकृति में उपस्थित धातु जिनमें अयस्क एवं अधात्री अर्थात प्रकृति में उपस्थित धातु जिनमें विभिन्न यौगिक एवं अशुद्धि संयुक्त अवस्था में उपस्थित होती हैं, वो कहलाता है खनिज। अब खनिज है, इसमें क्या होता है विभिन्न यौगिक होते हैं और उन यौगिकों में क्या होता है अधात्री यानी अशुद्धि उपस्थित होती है। तो यौगिक है ये तो क्या है अयस्क, जो अशुद्धियां होती है उन्हें कहा जाता है अधात्री। तो अयस्क क्या होता है कि ऐसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति यानी धातु सुविधा पूर्वक एवं कम लागत में प्राप्त किया जाता है, वो कहलाता है अयस्क। अर्थात ऐसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति सुविधा पूर्वक एवं कम लागत में होती है, उन्हें अयस्क कहा जाता है। अयस्क के बाद में होता है अधात्री, और अधात्री है उसको गैंग, और इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। अर्थात अधात्री का जो उपनाम है अर्थात इनको गैंग और मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब ये अधात्री होता क्या है, तो अयस्क में उपस्थित जो अवांछित जो अशुद्धियां हैं अर्थात इनको हटाने के बाद में अयस्क शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। तो अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों को कहा जाता है अधात्री या गैंग या फिर उसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। इसके बाद में देखो 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो है रूबी जिसको कहा जाता है माणिक्य, और दूसरा है ब्लू सफायर, और इस ब्लू सफायर को कहा जाता है नीलम। अब इन दोनों की बात करें तो ये जो है माणिक्य या रूबी, ये दोनों ही किसके हैं Al2O3 यानी एल्यूमिनियम।
इस रूबी या माणिक्य जो सफायर है या रूबी या माणिक्य है, इस माणिक्य में एल्यूमिना में क्रोमियम धातु की अशुद्धि पाई जाती है। लेकिन बात करें ब्लू सफायर या नीलम की, तो इस ब्लू सफायर या नीलम है, इसमें एल्यूमिना में कोबाल्ट धातु की अशुद्धि पाई जाती है। अर्थात एल्यूमिना तो अयस्क, लेकिन इसमें यदि क्रोमियम की अशुद्धि उपस्थित हो तो वो तो होता है रूबी, लेकिन यदि एल्यूमिना में कोबाल्ट धातु की अशुद्धि उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है ब्लू सफायर या नीलम। तो ये तो होगी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण जो यूनिट है उसकी जनरल बातें। लेकिन उसके बाद में अपन लेते हैं कि जो कौन सी धातु है, उस धातु के अयस्क कौन कौन से हैं और उन अयस्कों का संगठन क्या है, अर्थात उनका रासायनिक सूत्र क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन जिंक धातु, और जिंक को कहा जाता है जस्ता। तो जो जिंक धातु है, इस जिंक धातु के ये 4 अयस्क हैं। पहला है कैलामाइन, दूसरा है जिंक ब्लेंड, तीसरा है जिंकाइट जिसको स्प्लेराइट भी कहा जाता है, और चौथा है विलेमाइट। अब इनमें देखो क्या है कि ये तो हो गए इनके अयस्क, सारे के सारे जिंक धातु के अयस्क हैं। लेकिन अगर इनकी संगठन की बात करें तो जो कैलामाइन है, ये इसका रासायनिक संगठन ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट, अर्थात ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि जिंक का कार्बोनेट अयस्क कौन सा है, तो जिंक का कार्बोनेट अयस्क है कैलामाइन। संगठन की बात करें तो ZnCO3। इसी प्रकार जिंक ब्लेंड है, ये जिंक का सल्फाइड अयस्क होता है, जिंक ब्लेंड ZnS। इसी प्रकार जो जिंकाइट को कहा जाता है स्प्लेराइट, और स्प्लेराइट है ये है जिंक ऑक्साइड, अर्थात ये जिंक का ऑक्साइड अयस्क। प्रकृति कैसी है इसकी? ऑक्साइड प्रकृति। विलेमाइट और जो कैलामाइन है, ये दोनों ही कार्बोनेट के अयस्क, और उनका जो संगठन होता है वो क्या होता है? सेम ZnCO3। इसी प्रकार देखते हैं जो कॉपर धातु है, जो कॉपर धातु है जिसको तांबा कहा जाता है, इस कॉपर जो धातु है इसके भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है मुख्य अयस्क। तो कॉपर पाइराइटिज CuFeS2, ये कॉपर पाइराइटिज कॉपर का मुख्य अयस्क है। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है और उसका रासायनिक संगठन। इन कॉपर के मुख्य अयस्क का रासायनिक संगठन लिखिए या उसका रासायनिक सूत्र बताइए। तो अपने को ये याद रखना है कि कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है कॉपर पाइराइटिज। जो मुख्य अयस्क है वो होता क्या है, क्योंकि अयस्क तो ये भी है लेकिन यही मुख्य क्यों है, तो मुख्य अयस्क वह होता है जिनसे धातु का जो निष्कर्षण यानी धातु की जो प्राप्ति है ये सुविधा पूर्वक एवं कम लागत में हो, वो कहलाता है मुख्य अयस्क। तो कॉपर पाइराइटिस, तो कॉपर का जो निष्कर्षण है वो सुविधा पूर्वक हो जाता है और जो प्राप्ति होती है उसमें कम पैसों की जरूरत या कम लागत में इनकी प्राप्ति होती है। तो CuFeS2, कॉपर ग्लांस CO2S सल्फाइड है। क्यूप्राइट को कहा जाता है रूबी कॉपर CO2O, और ये कॉपर का इंपॉर्टेंट अयस्क है। मेलेकाइट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया कि कॉपर के यानी मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है, रासायनिक संगठन लिखे। तो मेलेकाइट है कॉपर धातु का अयस्क है। अगर सूत्र की बात करें तो कार्बोनेट अयस्क है CuCO3.COH2। तो ये तो हो गए जिंक और कॉपर के मुख्य अयस्क। बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में जो मुख्य अयस्क है एल्यूमिनियम धातु का वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो रासायनिक जो संगठन है ये होता है Al2O3.2H2O। कोरंडम Al2O3 और क्राइलाइट, ये क्राइलाइट है, इसका संगठन होता है Na3Al6। इसी प्रकार देखें कि लोहा है, लोहे के 4 अयस्क हैं। पहला है हेमेटाइट जो मुख्य अयस्क है, दूसरा आयरन पाइराइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। इनकी बात करें हेमेटाइट की तो Fe2O3, आयरन पाइराइटिज की FeS2, मैग्नेटाइट की Fe3O4 और ये क्या होता है Fe2CO3। अर्थात जो सिडेराइट होता है ये कार्बोनेट अयस्क, आयरन पाइराइटिज सल्फाइड अयस्क, और जो दोनों है ये ऑक्साइड अयस्क होते हैं। तो हमने खनिज, अयस्क, धात्री
और धातु के कौन से धातु उसके महत्वपूर्ण अयस्क कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद में अपन चलते हैं कि जो धातु क्रम है या जिसको कहा जाता है धातु निष्कर्षण, ये धातु निष्कर्षण या धातु क्रम होता क्या है और इसमें कौन कौन से पद सम्मिलित होते हैं, तो इनका अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले धातु निष्कर्षण या धातु क्रम। तो धातु निष्कर्षण या धातु क्रम क्या है, नाम से ही पता है धातु निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है, उनका प्राप्ति। तो सबसे पहले क्या है कि धातु निष्कर्षण या धातु क्रम होता क्या है, तो अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया वो कहलाती है धातु निष्कर्षण या धातु क्रम। अयस्क से तो सबसे पहला है धातु क्रम या धातु निष्कर्षण। अब ये धातु क्रम या धातु निष्कर्षण क्या है, तो अयस्क है, इस अयस्क से धातु का यानी अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है या प्रक्रम है उसको कहा जाता है धातु क्रम या धातु निष्कर्षण। अर्थात वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध अवस्था में यानी धात्री को हटा करके और धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, वो प्रक्रम है धातु क्रम या धातु निष्कर्षण। अब इस प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम हैं जिसके द्वारा यानी जिनसे गुजरने के पश्चात अपने को शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त होता है। तो इस जो धातु क्रम या जो धातु निष्कर्षण है इसमें 5 प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। पहला है अयस्क का चूर्णीकरण। सबसे पहले जो खान से प्राप्त जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनका क्या किया जाता है, चूर्णीकरण। इस चूर्णीकरण को कहा जाता है पीसना और इसी को कहा जाता है संशोधन। उसके बाद में दूसरा पद है चूर्णित अयस्क का सांद्रण या इसी को कहा जाता है प्रसादन या इसी को कहा जाता है सज्जीकरण। तीसरा पद है कि सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं 10th 9th 10th में कि अयस्क का सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, एक होता है भ्रजन और एक होता है निस्तापन। उसके बाद में है जब धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो गए तो चौथा प्रक्रम है धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, और अपचयन करने के बाद में जो धातु होती है ना अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है तो उस अशुद्ध धातु का शोधन किया जाता है। तो धातु निष्कर्षण या धातु क्रम में 5 पद हो गए, अयस्क का चूर्णीकरण या पीसना या संशोधन, चूर्णित अयस्क का सांद्रण जिसको प्रसादन या सज्जीकरण कहा जाता है, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, और 5वां है अशुद्ध धातु का शोधन। पहला पद है अयस्क का चूर्णीकरण, पीसना या संशोधन। तो यह संशोधन या चूर्णीकरण होता क्या है, तो खानों से जो प्राप्त होते हैं अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े यानी खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को चूर्णित करना या इसको बारीक टुकड़ों में परिवर्तित करना, यह कहलाता है अयस्क का चूर्णीकरण या संशोधन या पीसना। अयस्क का चूर्णीकरण है अर्थात ये चूर्णीकरण की जो प्रक्रिया है ये 2 लीत्र में संपन्न होती है, और 2 लीत्र है 2 लीत्र, इस 2 लीत्र को कहा जाता है क्रशर। अर्थात चूर्णीकरण की प्रक्रिया 2 लीत्र में संपन्न होती है। अयस्क को 2 लीटर के 2 पार्टों के मध्य दबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लिया जाता है। परिवर्तित करने के बाद में इन छोटे छोटे टुकड़ों को स्टेम्प मिल की सहायता से
चूर्ण यानी बारीक चूर्ण में पीस लिया जाता है। स्टैंप मिल या स्टैंप मिल है, इसी स्टैंप मिल को कहा जाता है बॉल मिल। बॉल मिल, स्टैंप मिल या बॉल मिल में के द्वारा इस छोटे छोटे टुकड़ों को चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह स्टैंप मिल है, ये क्या करता है, औंखली की तरह कार्य करता है। औंखली की तरह कार्य करता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि अयस्क का चूर्णीकरण है। अयस्क का चूर्णीकरण क्या होता है कि खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को चूर्णित करना यानी चूर्ण में बारीक चूर्ण में परिवर्तित करना या पीसना, ये तो कहलाता अयस्क का चूर्णीकरण। चूर्णीकरण की जो क्रिया है वो 2 लीटर में होती है और 2 लीटर को कहा जाता है क्रशर। इसमें अयस्क के बड़े टुकड़ों को इस 2 लीटर के 2 पार्टों के मध्य दबाकर इसको छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लिया जाता है। परिवर्तित करने के बाद में इन छोटे छोटे टुकड़ों को स्टैंप मिल की सहायता से अर्थात बॉल मिल की सहायता से बारीक चूर्ण में पीस लिया जाता है या परिवर्तित कर लिया जाता है। ये स्टैंप मिल है, ये औखली की तरह कार्य करती है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं दूसरा कि जो अयस्क का चूर्णीकरण तो हो गया, लेकिन चूर्णित करने के बाद में इसमें अशुद्धियां भी उपस्थित होती हैं। तो इन अशुद्धियों को हटाने के लिए दूसरा पद है चूर्णित अयस्क का सांद्रण या इसी को कहा जाता है प्रसादन या इसी को कहा जाता है सज्जीकरण। अर्थात सांद्रित अयस्क यानी चूर्णित अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों को पृथक करना, यह कहलाता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्यों किया जाता है? क्योंकि अयस्क का सांद्रण करने से उनमें उपस्थित अशुद्धियां हट जाती हैं, जिसके फलस्वरूप धातु की प्रतिशतता अधिक हो जाती है। अर्थात अयस्क का सांद्रण करने से अयस्क में उपस्थित धातु की जो प्रतिशतता है वो अधिक हो जाती है। अब अयस्क का सांद्रण है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो धातु के जो अयस्क हैं उनके प्रकार के आधार पर, अर्थात उनका किस प्रकार की प्रकृति है या किस प्रकार का है, तो प्रकार के आधार पर चूर्णित अयस्क जो सांद्रण है वो निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहला है इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि गुरुत्वीय जो पृथक्करण है ये ऊपर से नीचे की ओर लगता है। और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि जो ये विधि है ये क्योंकि अयस्क का सांद्रण कर रहे हैं तो अयस्क में क्या होगा, यानी एक तो होता है अयस्क, एक होती है अधात्री। अयस्क है ये क्या होता है, भारी होते हैं, भारी कण, भारी। ये क्या होती है, हल्की। तो किया क्या जाता है कि इसमें चूर्णित जो अयस्क है, इस चूर्णित अयस्क को ढलवा तल के प्लेटफॉर्म पर रखकर उस पर जल की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। जब जल की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो अयस्क के जो कण हैं ये भारी होने के कारण इस ढलवा तल पर ही रह जाते हैं, जबकि अधात्री होती है वो हल्की होने के कारण जल के साथ, जल की तीव्र धारा के साथ बह जाती है। अर्थात जो गुरुत्वीय जो पृथक्करण विधि है ये अयस्क एवं अधात्री है, इन दोनों के घनत्व में अंतर पर आधारित होती है। इस विधि में चूर्णित अयस्क को ढलवा तल पर रखकर उस पर जल की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। इस तीव्र धारा के प्रवाहित करने से अधात्री है
ये हल्की होने के कारण जल की तीव्र धारा के साथ नीचे बह जाती है, परंतु अयस्क कण भारी होने के कारण ढलवा तल पर ही छूट जाते हैं या वहीं पर रह जाते हैं। अब इस विधि के द्वारा कौन कौन से अयस्कों का सांधन किया जाता है? तो इस विधि के द्वारा टिन, स्टोन एवं हेमेटाइट अयस्कों का सांधन किया जाता है। तो ये तो हो गई पहली विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो यहां तक दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, और ये चुंबकीय जो पृथक्करण विधि है ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।